Hello students, welcome to you in Prince Education Hub Seeker. This is your science period. Today we have start in chapter number 7 in atomic theory. New topic is periodicity in the properties. तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा periodicity, ठीक है। तो periodicity क्या होती है, सुनो ध्यान से। आपको पता ही है हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होती है, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या होता है, ये हमारे पास क्या होते हैं बेटा 1 2 3 4 5 6 7 तक हमारे पास पीरियड हैं और ये हमारे पास ये क्या है 18 क्या है ग्रुप हैं, ठीक है। इसके अंदर ये भी मैंने आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल रो को क्या बोलते हैं हम बेटा, पीरियड बोलते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल जो रो है हमारे पास शो हो रही, ये हमारे पास क्या है पीरियड है। और ये जो कॉलम है हमारे पास 18 जो कॉलम है ये हमारे पास क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं। अब हमारे पास हम देखेंगे कि अगर किसी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को आप देखते हो, ठीक है, तो आपको ये फील होगा कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंज आ रहा है। किसके अंदर, पीरियोडिक टेबल के अंदर। कैसे, अगर मान लो कि हमारे पास हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, किसके अंदर, पीरियोडिक टेबल के अंदर। याद रख लेना, अगर हम पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या कर रहे हैं बेटा, लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, इधर आ रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। तो लेफ़्ट टू राइट मूव करने पर या टॉप टू बॉटम मूव करने पर, टॉप टू बॉटम मूव करने पर, ऊपर से नीचे मूव करने पर हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं। ओके, ये जो हमारे पास उसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो चेंज आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं बेटा, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, अलग होगी, इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, सभी की क्या है बेटा अलग अलग क्या है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिसकी बेस पे हमारे पास सभी एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी या फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो भी क्या होगी बेटा अलग अलग होगी। ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ या जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं हमारे पास वो किसकी वजह से आ रहे हैं बेटा, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आ रहे हैं, ठीक है। अब वो जो चेंजेस आ रहे हैं उसके अंदर क्या होता है, सुनो ध्यान से, वो जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो चेंजेस आ रहे हैं वो रेगुलर इंटरवल के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। मतलब कुछ टाइम के बाद उसके अंदर ग्रेजुअली क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं और उसी चेंजेस को क्या बोलते हैं बेटा, पीरियोडिसिटी इन दी प्रॉपर्टीज़। अब आपको कोई पूछे पीरियोडिसिटी इन दी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है तो आपने ये बताना है पीरियोडिसिटी इन दी प्रॉपर्टीज़ ये होती है कि हमारे पास एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंज आए। कब चेंज आए, जब हमारे पास हम पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं या टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो हमारे पास ग्रुप और पीरियड के कारण उसकी केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल, ठीक है, धीरे धीरे चेंज हो रही है, दैट इज़ नोन एज ए पीरियोडिसिटी इन दी प्रॉपर्टीज़। ये हमारे पास क्या होती है, पीरियोडिसिटी होती है प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है। अब इसके अंदर देखो हमारे पास चेंजेस कैसे आएंगे। चेंजेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर देखोगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यही होता है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है, फ्लोरीन, ओके, फिर नियोन होता है। अब इसके अंदर देखो हमारे पास, अगर हमारे पास यहाँ पे देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, हाइड्रोजन के अंदर मैंने आपको बताया था क्या होता है, सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, हीलियम के अंदर हमारे पास कितने होते हैं, इसकी 2 होती है, लिथियम की कितनी होती है, 2 × 1 होती है, बेरियम की 2 × 2 होती है, ये बोरॉन की कितनी होती है, 2 × 3 होती है, कार्बन की 2 × 4 होती है, नाइट्रोजन की 2 × 5 होती है। यही होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी को आती है ना। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट में 1, क्योंकि लिथियम का नंबर 3 है तो 3 भर दिए, बेरिलियम का नंबर 4 है तो पहली शेल में 2, दूसरी में 2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, लेफ़्ट टू राइट अगर जाएंगे, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, या टॉप टू बॉटम जाएंगे हमारे पास, ये जो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई है, ठीक है,
ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या चेंज आएगा, टॉप टू बॉटम जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, और उसके चेंजेस आने की वजह से केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके बारे में हम इनके अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, तो सुनो यहाँ से ध्यान से, हम कौन कौन सी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर। तो प्रॉपर्टीज़ के बारे में सुनो, फिर इसको डिटेल में पढ़ेंगे इन प्रॉपर्टीज़ को। ओके, फर्स्ट हमारे पास क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो पढ़ रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, सेकंड पढ़ रहे हैं एटॉमिक रेडियस, थर्ड पढ़ रहे हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, फोर्थ पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, फिफ्थ पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सिक्स्थ पढ़ रहे हैं हम कौन सी बेटा, मेटेलिक प्रॉपर्टी, और सेवन कौन सी पढ़ रहे हैं बेटा, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़। तो इतनी सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, इस टॉपिक के अंदर, कि इनके अंदर हमारे पास ये जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं इनके अंदर क्या चेंज आएगा और कब चेंज आएगा। जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तब क्या चेंज आएगा, जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे क्या चेंज आएगा, वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं इनके अंदर क्या क्या चेंजेस आने वाला है वो सुन लो, ठीक है, फिर इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम, ठीक है। अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो हमारे पास क्या शो करता है, पीरियड शो करता है। लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो हमारे पास क्या शो कर रहा है, पीरियड शो कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेफ़्ट टू राइट जाएंगे पीरियड शो कर रहा है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमेशा इंक्रीज़ होता है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, ये आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज़ होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा इंक्रीज़ होती है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, ये इंक्रीज़ का साइन है ऊपर वाला। मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी हमेशा क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। तो इसके अंदर देखो हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, सिर्फ हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है, सिर्फ दो चीज़ें डिक्रीज़ हो रही हैं, एक ये और एक ये, जिसमें मैंने ये रेड लाइन से ये ऐसे सर्कल लगाया है, सिर्फ ये दो चीज़ें क्या हो रही हैं हमारे पास, डिक्रीज़ हो रही हैं, ठीक है। तो अगर हम लेफ़्ट टू राइट किसके अंदर आते हैं बेटा, पीरियोडिक टेबल के अंदर आते हैं, इधर से इधर आ रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो रहा है, लेफ़्ट टू राइट आने पर पीरियड के अंदर उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ हो रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज़ हो रही है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज़ हो रही है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है, मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ डिक्रीज़ हो रही है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ हो रही है। ये तो हो रहा है लेफ़्ट टू राइट आने पर, ठीक है। बेसिकली बता रहा हूँ, इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ओके। तो अब टॉप टू बॉटम क्या होगा, टॉप टू बॉटम के अंदर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ग्रुप को शो करता है, ठीक है। टॉप टू बॉटम हमेशा किसको शो करता है, ग्रुप को, और लेफ़्ट टू राइट हमेशा किसको शो करता है, पीरियड को, ठीक है। ये जो बात है माइंड में बिठा लो, लेफ़्ट टू राइट पीरियड और टॉप टू बॉटम ग्रुप। अब ग्रुप के अंदर क्या होगा, पीरियड से बिल्कुल अपोजिट होगा, ठीक है। जो पीरियड के अंदर जो चीज़ इंक्रीज हो रही थी वो ग्रुप के अंदर क्या होगी, डिक्रीज होगी। जो हमारे पास पीरियड के अंदर जो चीज़ क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, वो ग्रुप के अंदर क्या होगी, इंक्रीज होगी, मतलब बिल्कुल इनवर्स, अपोजिट। तो क्या हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे इंक्रीज है, यहाँ पे क्या होगा बताओ, डिक्रीज। एटॉमिक रेडियस यहाँ पे क्या है, डिक्रीज है, वहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज। आयनाइजेशन एंथैल्पी पीरियड के अंदर क्या है, इंक्रीज है, वहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज। आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, इंक्रीज है, वहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी यहाँ पे इंक्रीज है, वहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज। मेटेलिक प्रॉपर्टी यहाँ पे इंक्रीज है, वहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे डिक्रीज है, यहाँ वहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज। नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे इंक्रीज है, वहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो हमने ये पढ़ लिया कि ये जो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने वाले हैं आगे वाले टॉपिक्स के अंदर, इनके अंदर हमने मेन पॉइंट ये पढ़ लिया कि लेफ़्ट टू राइट आने पर क्या हो सकता है और टॉप टू बॉटम जाने पर क्या हो सकता है, इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, वो बेसिकली हमने पढ़ लिए हैं पीरियड के अंदर और ग्रुप के अंदर, ठीक है। अब इनको आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि जब हम लेफ़्ट टू राइट आते हैं तो हमारे पास ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये क्यों बढ़ता है, या एटॉमिक रेडियस ही क्यों बढ़ता है, या आयनाइजेशन एंथैल्पी ही क्यों बढ़ती है,
यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ही क्यों बढ़ती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ें क्यों इंक्रीज़ हुई और क्यों डिक्रीज़ हुई, इनके बारे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, तो अच्छे से आपने इसको समझना है। अगर नहीं समझ में आता तो स्क्रॉल डाउन करके दोबारा फिर देखो इस वीडियो को, तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हमारे पास क्या है बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ हम कर रहे हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी शुरू करवाने से पहले मैं आपको एक चीज़ की अपील करना चाहता हूँ। वो अपील मेरी ये है कि आप जब भी इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की प्रॉपर्टीज़ को देख रहे होंगे, ठीक है, तो सामने क्या रख लेना है, अपनी बुक को रख लेना है। ठीक है, बुक को रख लिया, उसके अंदर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल निकाल लेनी है। ठीक है, जब ये मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो जब ये आए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आए, तो तब आपने क्या करना है, बुक खोल लेनी है, उसके अंदर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल निकाल लेनी है। ठीक है, अब आप निकाल चुके हो, अब आगे हम देखो, चलते हैं हम आगे। ओके, अब देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, सुनो ध्यान से। द नेट अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस बाय आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, इट इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको डिनोट करते हैं ZE इफेक्टिव से। सुनो ध्यान से, हमारे पास क्या होता है, आपको पता होना चाहिए हमारे पास क्या होता है। बीच में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, बीच में हमारे पास न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या होता है, प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारे पास न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ये सबको पता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, हमारे जो इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ के अंदर, एक ऑर्बिट के अंदर, ठीक है, एक एनर्जी शेल के अंदर मूव कर रहे हैं, अलग अलग एनर्जी शेल के अंदर मूव कर रहे हैं। ठीक है, बैलेंस के अंदर मूव कर रहे हैं। वो किसकी वजह से मूव कर रहे हैं, कोई बता सकता है मेरे को, कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है वो दूर क्यों नहीं जाते। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन एक ही शेल के अंदर ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर मूव कैसे करते रहते हैं, किसकी वजह से मूव करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, हमारा जो बीच में न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या होती है, अट्रैक्शन फोर्स होती है। न्यूक्लियस के बीच में क्या होती है, अट्रैक्शन फोर्स होती है। और वो जो अट्रैक्शन फोर्स होती है किसकी वजह से होती है, प्रोटॉन की वजह से होती है। प्रोटॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो हैं एटम के अंदर सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास, आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल मैं और लूँ, सन के चारों ओर अर्थ कैसे मूव कर रही है, सन के चारों ओर अर्थ जो है वो कैसे मूव कर रही है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, किसकी, सन की, इसलिए वो चारों ओर मूव कर रही है। अगर मान लो सन की ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो अर्थ हमारी कहीं और ही चली जाए। ठीक है, तो अर्थ के चारों, जो सन के चारों ओर हमारी अर्थ है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही उसके चारों ओर मूव कर रही है। वैसा ही हमारे पास क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हर एक शेल के अंदर, तो हमारे पास ये हर एक शेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल के अंदर सेम जैसे मूव क्यों करते हैं, किसके कारण करते हैं बेटा, प्रोटॉन के कारण करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन क्या करता है, अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर, जिसकी वजह से वो सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर उसके चारों ओर मूव करते रहते हैं। ठीक है, इतना आपको पता लग गया है। अब देखो Z इफेक्टिव क्या होता है, द नेट अट्रैक्टिव फोर्स experienced by outermost shell electron due to proton present in the nucleus is called effective nuclear charge। सुनो ध्यान से, मैं इसके अंदर सिर्फ बात नहीं कर रहा, हर एक शेल की बात नहीं कर रहा, सिर्फ आउटर मोस्ट शेल की बात कर रहा हूँ। तो आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, ये वाली है। ये जो बाहर वाली शेल है, ये जो हमारा क्या है, बीच में प्रोटॉन है, इसको अपनी ओर क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, इसको अपनी ओर क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब इस प्रोटॉन की जो हमारे पास फोर्स है, उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे मूव कर रहे हैं। ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर। और ये जो प्रोटॉन है वो क्या कर रहा है बेटा, ये आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं उसको अपनी ओर क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। और इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसी को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बस इसके अंदर सिर्फ आपने बेसिकली बात इतनी ध्यान रखनी है कि आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कौन अट्रैक्ट कर रहा है, हमारा न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है अपनी ओर, किसकी वजह से, प्रोटॉन की वजह से। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, उसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और उसको किससे डिनोट करते हैं, Z से, Z इफेक्टिव। ओके, कोई डाउट, अब डाउट तो बचा नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट देखो आगे क्या होता है हमारे पास। अब आपको पता है
हम क्या करते हैं, मैंने आपको इसलिए जो पीरियोडिक टेबल है उसकी बुक ओपन करने के लिए किस लिए कहा था, क्योंकि अब आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैसे? सबसे पहले सुनो कि अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएं, अब लेफ़्ट टू राइट जाओ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, तो लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो हमारे पास क्या आता है? लेफ़्ट टू राइट जाने पर हमारे पास क्या आता है? लिथियम आता है, देखो बुक के अंदर, बेरियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये आते हैं या नहीं आते? आते हैं ना। तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर पीरियोडिक टेबल के अंदर लिथियम, बेरियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सीरीज़ वाइज ऐसे आते हैं। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको समझ में आनी चाहिए। लिथियम का नंबर 3 होता है, 2×1, बेरियम का 4, 2×4, ब्रोन 2×3, कार्बन 2×4, नाइट्रोजन 2×5, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। O 2×6। तो यहाँ पे देखो हमारे पास शेल कितनी बन रही है, ये जो जितने भी एलिमेंट हैं इनकी शेल क्या है? इसके अंदर भी 2 शेल है, 2 शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं, 2 शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं, 2 शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं, 2 शेल के अंदर, 2 शेल के अंदर, 2 शेल के अंदर। तो अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो हमारे पास जो शेल है वो बेसिकली सेम रहती हैं। ठीक है, हम अगर लेफ़्ट टू राइट जाते हैं हम बेटा, तो हमारे पास बेसिकली जो शेल हैं सभी एलिमेंट की वो क्या रहती हैं बेटा? सेम रहती हैं। इसके अंदर सिर्फ 2 ही शेल हैं, सभी के अंदर देखो सिर्फ 2 ही शेल हैं, ये भी 2 शेल के अंदर पूरे हो रहे हैं, ये भी 2 शेल के अंदर, ये भी 2 2 2 2। ठीक है, सभी 2 शेल के अंदर हमारे पास क्या हो रहे हैं? कंप्लीट हो रहे हैं हमारे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सुनो ध्यान से। ये है हमारे पास 2 शेल, ये फर्स्ट शेल है और ये सेकंड शेल है। अब आप ये बताओ कि यहाँ पे जो होगा, ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा इन दूसरी शेल के अंदर, यहाँ पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा यहाँ पे ज़्यादा होगा या कम होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारे पास शेल कौन सी है अभी? फर्स्ट है और सेकंड है। ठीक है, सिर्फ दूसरी शेल है, तो यहाँ पे क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? हमारे पास ज़्यादा होगा। ये जो हमारे पास प्रोटॉन है वो आउटरमोस्ट के जो शेल के इलेक्ट्रॉन हैं उनको अपनी ओर ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि उनके अंदर सिर्फ एक ही हमारे पास क्या है? बीच में एक ही शेल है, बीच में क्या है? सिर्फ एक ही शेल है, और ये क्या है? दूसरी शेल है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि इस शेल के पीछे सिर्फ एक ही शेल दे रखी है। ओके, और हमारे पास क्या होगा? ये जो प्रोटॉन है ये क्या करेंगे? इस टाइप के जो इलेक्ट्रॉन हैं, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको अपनी ओर तेज़ी से अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो सकता है? जो जेड इफेक्टिव है वो हमारा इंक्रीज़ होगा लेफ़्ट टू राइट आने पर। तो आपको पता लग गया कि जब हम लेफ़्ट टू राइट आते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर तो हमारी शेल क्या रहती हैं? बिल्कुल सेम रहती हैं। जब शेल सेम रहेंगी तो हमारे पास क्या होगा? उसके दौरान हम ये देखेंगे कि शेल के अंदर जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भर रखे हैं हमारे पास, वो कौन सी शेल में भर रखे हैं, और उसके पीछे कितनी शेल हैं? उसके पीछे सिर्फ एक शेल है, तो यहाँ पे क्या होगा? जो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि ये जो क्या करेगा? इस वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको तेज़ी से अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? हमारे पास जेड इफेक्टिव चार्ज क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो हमारे पास हम कह सकते हैं लेफ़्ट टू राइट आने पर जेड इफेक्टिव चार्ज हमेशा इंक्रीज़ होगा। ओके, अब समझ में आ गया? लेफ़्ट टू राइट आने पर इंक्रीज़ होगा। अब देखो टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगा? ऊपर से नीचे। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल निकालो, उसके अंदर ऊपर से नीचे जाओ, तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? पहले लिथियम आता है, लिथियम से पहले भी आता है हाइड्रोजन। ठीक है, लिथियम से पहले आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या होता है? ये देखो, पहले हाइड्रोजन, फिर लिथियम, देखो फिर सोडियम, फिर पोटाशियम। ठीक है, इसकी शेल देखो एक ही शेल है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन एक ही हमारे पास क्या होता है? एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो 1। लिथियम के अंदर देखो यहाँ पे एक ही शेल में कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे 2 शेल में कंप्लीट हो रहा है, 1 और 2। यहाँ पे 1, 2 और 3 शेल के अंदर कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 शेल के अंदर कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे 2 के अंदर 1 2 3, यहाँ पे 3 शेल के अंदर कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 शेल के अंदर कंप्लीट हो रहा है। तो इसका मीनिंग क्या होगा? यहाँ पे अगर टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे जाएंगे तो हमारे पास शेल क्या हो रही हैं? बढ़ रही हैं। शेल क्या हो रही हैं? बढ़ रही हैं। पहले शेल 1 शेल के अंदर फिल हो रहे थे, फिर 2 के अंदर,
फिर 3 के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे थे, फिर 4 के अंदर। इसका मीनिंग जैसे जैसे हमारे पास शेल बढ़ेंगी तो आप क्या कह सकते हो, ये बताओ अब। जैसे जैसे हमारे पास शेल बढ़ेंगी तो इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज होगा उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। देखो ये जो फर्स्ट शेल है, ये मान लो फर्स्ट शेल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ओके, अब ये बताओ कि जो हमारे पास न्यूक्लियस है, कौन सी शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको ज़्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, फर्स्ट के, सेकंड के, या थर्ड के, या फोर्थ के। तो सबसे पहले किसको अट्रैक्ट करेगा, फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर तेज़ी से अट्रैक्ट करेगा। फिर क्या कर सकता है, और कम तेज़ी से सेकंड जो शेल है उसके इलेक्ट्रॉनों को क्या कर सकता है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है। फिर थर्ड के, फिर फोर्थ के। मतलब जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं तो हमारे पास अट्रैक्शन फोर्स क्या हो रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, आपने ये चीज़ ये ध्यान रखनी है, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर होते जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारी शेल बढ़ रही है, फर्स्ट शेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जैसे जैसे हमारे पास न्यूक्लियस से हम दूर होते जा रहे हैं, ठीक है, हमारा इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है, ठीक है, वैसे वैसे हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, कम होगा। क्योंकि हमारे पास, ये बताओ, ये जो फर्स्ट शेल का है ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, सेकंड शेल का उससे कम करेगा, ठीक है, थर्ड शेल को उससे कम अट्रैक्ट करेगा प्रोटॉन, ठीक है, फोर्थ शेल को उससे कम करेगा। इसका मीनिंग जैसे जैसे शेल बढ़ रही हैं हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होती है किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। ठीक है, तो शेल तो बढ़ रही हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे क्या कहेंगे कि जेड इफेक्टिव क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हमने इसके अंदर बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी वो हमने पढ़ ली है। दोबारा से फिर देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, सुनो ध्यान से। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बिल्कुल सिंपली कि हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, जहाँ फर्स्ट या सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितनी भी शेल होती हैं उनके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। और उसी अट्रैक्शन जो अट्रैक्शन होती है हमारे पास, वो जो अट्रैक्शन फोर्स होती है उसके कारण ही हमारे पास जो एटम होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, अगर वो कह रहा है कि हमारे पास आउटर मोस्ट शेल जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये न्यूक्लियस क्या कर रहा है, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको अपनी ओर क्या कर रहा है बेटा, जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है उसी फोर्स को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दोबारा से फिर देख लो, ये जो हमारे पास न्यूक्लियस है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, और इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब हमने ये भी पढ़ा था कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है, इसके अंदर, इसके पीछे क्या कारण था, जैसे हमारे पास लेफ्ट टू राइट ये वाले एलिमेंट आते हैं, इसकी शेल क्या है, बिल्कुल सेम है, सेम शेल के अंदर है। मतलब मान लो कि ये सेकंड शेल दे रखी है तो ये सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन है, और ये आपको पता है न्यूक्लियस और सेकंड शेल के अंदर जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट। फिर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होता है, ये वाले हमारे पास एलिमेंट आते हैं, और इन एलिमेंट के अंदर हमने ये देखा कि इनकी शेल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। हाइड्रोजन के अंदर एक शेल में फिल हो रहे थे, इसके अंदर 2, 3, 4, तो हर बार इनकी शेल क्या हो रही है, बढ़ रही है। जैसे जैसे हमारे पास शेल बढ़ेगी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हमारा जो हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, उससे शेल क्या जा रही हैं, दूर जा रही हैं। जैसे जैसे शेल दूर जाएंगी उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होगी, कम होती जाएगी, और हमारे पास क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। बस यही था हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस का मीनिंग क्या होता है आपको पता होना चाहिए। एटम का रेडियस मतलब एटम का साइज़। ठीक है, तो एटम का साइज़ कितना होता है हमारे पास, जब लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो हमारा एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज़ कितना होगा,
उसके अंदर क्या चेंज आएगा, या तो वो इंक्रीज़ होगा या वो डिक्रीज़ होगा, या टॉप टू बॉटम आएंगे, या तो वो इंक्रीज़ होगा या वो डिक्रीज़ होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिर्फ आपको इनके अंदर सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, ज़्यादा मन के ऊपर, दिमाग के ऊपर बोझ नहीं लेना आप लोगों ने, सिर्फ 2 ही चीज़ें पढ़ रहे हैं। लेफ़्ट टू राइट आने पर क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम आने पर क्या हो रहा है, ये 2 ही पढ़ रहे हैं और तो कुछ नहीं है ज़्यादा। ठीक है, सिर्फ इसके ऊपर आपने फोकस करना है और कुछ नहीं फोकस करना। ओके, और एक चीज़ और ध्यान रख लेनी है, अपने पास बुक रखनी है, उसके अंदर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल निकली हुई नहीं चाहिए। अगर जब मैं कहूँ कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की ओर देखो तो आपने देखना है, ऐसा ना हो जाए नज़र हटी दुर्घटना घटी। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, सिर्फ फोकस रखना है इसके ऊपर, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ओके, अब एटॉमिक रेडियस मैंने बता दिया, एटॉमिक रेडियस मीन्स एटॉमिक साइज। देखो क्या होता है, इट इज़ द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल इन विच इलेक्ट्रॉन आर फाउंड, दैट इज़ कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। मतलब ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस होती है किसके बीच में, न्यूक्लियस और किसके बीच में, हमारे पास आउटर मोस्ट शेल के बीच में। मान लो ये हमारे पास क्या है, ये आउटर मोस्ट शेल है, ये हमारे पास क्या है, आउटर मोस्ट शेल है। यहाँ से लेकर जो यहाँ तक जो डिस्टेंस होती है हमारे पास, ये जो डिस्टेंस होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, ये जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है बेटा, एटॉमिक रेडियस। मतलब न्यूक्लियस से लेकर हमारे पास आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं, वहाँ तक की जो हमारे पास क्या होती है, डिस्टेंस होती है, टोटल डिस्टेंस होती है, दैट इज़ नोन एज ए एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। एटम का कितना साइज है वो ऐसे मेजरमेंट होता है। सो इट इज़ द टोटल डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल इन विच इलेक्ट्रॉन आर फाउंड, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। अब इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ आपने याद रख लेनी है, लेफ्ट टू राइट आने पर एटॉमिक रेडियस में क्या चेंज आएगा, टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक रेडियस में क्या चेंज आएगा, बस और कुछ नहीं करना। तो सुनो ध्यान से, सबसे पहले हम कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट आने पर, तो लेफ्ट टू राइट आएंगे तो पीरियड होगा, तो पीरियड के अंदर हमारे पास क्या होगा, सुनो ध्यान से, लेफ्ट टू राइट देखो। अब पीरियोडिक टेबल के अंदर देखो, पहले लिथियम आता है, फिर बेरियम, फिर BCNOF आ रहा है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, ये हम लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट आने पर एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, पहले 3 था, फिर 4 हो गया, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर इसका 9। मतलब लेफ्ट टू राइट आने पर एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पहले 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9। लेफ्ट टू राइट आने पर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो आपको मैंने बताया था एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, जिसके अंदर जितने नंबर ऑफ क्या हो, प्रोटॉन हो, दैट इज़ कॉल्ड एटॉमिक नंबर। मतलब अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो हमारे पास प्रोटॉन की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। अगर प्रोटॉन की वैल्यू बढ़ेगी तो आप बताओ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स होगी वो क्या होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा हमारे पास क्या होगा, प्रोटॉन की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। अगर प्रोटॉन की वैल्यू यहाँ पे उतनी ही ज़्यादा बढ़ रही है तो हमारे पास क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन और हमारे पास प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होती है उतनी ही ज़्यादा क्या होगी बेटा, स्ट्रॉन्ग होगी। और अट्रैक्शन फोर्स जितनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तो आपको पता होना चाहिए हमारे पास अट्रैक्शन फोर्स जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है उतना ही ज़्यादा उसके ऊपर क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। अभी हमने पीछे वाले में पढ़ा था ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है और जिस फोर्स से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है उसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है, लेफ्ट टू राइट आने पर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, तो आउटर मोस्ट शेल जो है और जो हमारे पास प्रोटॉन है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रही है, ज़्यादा बढ़ रही है। इनके बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ेगी तो आप बताओ जो हमारे पास एटॉमिक साइज होगा या एटॉमिक रेडियस होगा वो कम होगा या ज़्यादा होगा, कम होगा। ठीक है, याद रख लेना, एटॉमिक साइज हमेशा क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि हमेशा जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा तो एटम का साइज़ क्या होगा, कम होगा। ठीक है, मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये हमारे पास क्या है, पहले साइज़ इतना था। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच रहा है। इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा तो साइज़ क्या होगा,
कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इसको अपनी ओर क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। और अट्रैक्शन करने की वजह से हमारे पास जो न्यूक्लियस और जो हमारे पास आउटर मोस्ट शेल होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या हो जाता है, साइज़ क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके ओके, ये था। अब देखो ये तो लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो गया। अब टॉप टू बॉटम आने पर क्या होगा, टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से नीचे जाओ। अब टेबल के अंदर ऊपर से नीचे जाओ, क्या हो रहा है, पहले हाइड्रोजन, फिर लिथियम आता है, फिर Na आता है, फिर K आता है या नहीं आता, आता है ना। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, देखो फर्स्ट शेल के अंदर हाइड्रोजन के एटम फर्स्ट शेल के अंदर कंप्लीट हो रहे हैं, लिथियम 2 शेल के अंदर कंप्लीट हो रहे हैं, सोडियम के 3 शेल के अंदर कंप्लीट हो रहे हैं, और पोटाशियम के 4 शेल के अंदर कंप्लीट हो रहे हैं। मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब शेल क्या हो रही है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास शेल भी क्या हो रही हैं, ज़्यादा बढ़ रही हैं। अगर शेल हमारे पास ज़्यादा बढ़ेंगी, पहले शेल कितनी थी, पहले शेल थी हमारे पास 2, तो एटॉमिक साइज़ क्या था, इतना। जैसे जैसे हमारे पास शेल बढ़ेंगी तो मेरे को बताओ एटॉमिक साइज़ बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, पहले इतना था, ठीक है, अब शेल बढ़ने पर एटॉमिक साइज़ क्या हो गया, इसके बीच में डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ गई या कम होगी है, पहले इतनी थी, फिर इतनी होगी, फिर इतनी होगी, फिर इतनी होगी। तो जैसे जैसे हमारे पास शेल बढ़ेंगी तो हमारे पास क्या होगा, एटॉमिक रेडियस या एटम का साइज़ क्या होगा, बढ़ेगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, कम होगा। ये भी आपको पता होना चाहिए ना, क्योंकि इसके बीच में और इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। जैसे जैसे ये आगे जाता जाएगा इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे शेल बढ़ेंगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएगी और हमारे पास क्या होगा, एटम का साइज़ बढ़ता जाएगा, ठीक है, एटम का साइज़ बढ़ता जाएगा। और बढ़ा लो, ये लो, ये लो, और बोल लो, एटम का साइज़ क्या हो रहा है, जैसे जैसे शेल को बढ़ा रहे हैं एटम का साइज़ बढ़ रहा है। अगर एटम का साइज़ बढ़ रहा है तो इसका मीनिंग एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ में आया या नहीं आया, बिल्कुल आसान है, सिर्फ 2 चीज़ करनी थी। एटॉमिक रेडियस का मीनिंग क्या होता है, प्रोटॉन और इसके बीच में जितनी जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज द एटॉमिक रेडियस। लेफ्ट टू राइट आने पर क्या होता है, लेफ्ट टू राइट आने पर हमारे पास एटॉमिक नंबर बढ़ता है। अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो शेल क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, ठीक है। शेल हमारे पास ये क्या थी, सेम थी, तो ये सेकंड शेल थी। तो सेकंड शेल में क्या था, हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा था और हमारे पास एटॉमिक रेडियस क्या था, बिल्कुल ही कम था। जैसे ही हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो हमारे पास शेल क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। जैसे जैसे शेल बढ़ेंगी तो हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस भी ज़्यादा बढ़ेगी। डिस्टेंस बढ़ेगी तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस या एटम का जो साइज़ है वो ज़्यादा बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, बस सिंपल सी बात है। तो आज हमने बेटा 2 प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर लिया है, एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और दूसरा हमारे पास कौन सा था, एटॉमिक रेडियस। अब आपने इसको अच्छे से पढ़ना है, अगर आपको समझ में नहीं आता तो वीडियो को रिवाइव करके दोबारा देख सकते हो, ठीक है, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अपने पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को निकाल के रखना है जब आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।